हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि आपने इससे पहले एक वो पढ़ रखा गैल्वेनिक सेल। उस गैल्वेनिक सेल में आपने ऐसे पढ़ रखा है, एक जेडन का एक कंटेनर होता है, एक ZnSO4 का कंटेनर है, एक CuSO4 से भरा हुआ कंटेनर है, जिसमें एक में जेडन डिप की हुई है इलेक्ट्रोड और एक में कॉपर इलेक्ट्रोड डिप की हुई है। इस तरह का आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हो कि ये अपने पास में इस तरह से दो कंटेनर है, इधर भर रखा है ZnSO4 और इधर भर रखा है CuSO4। इसमें Cu की इलेक्ट्रोड डिप कर रखी है और इसमें Zn की इलेक्ट्रोड डिप कर रखी है, और यहाँ पे ले रखा है सोल्ट ब्रिज जिसमें सोल्ट भरा हुआ है, और इसको अपन ने किसी चालक तार से जोड़ रखा है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट ले रखा है जो इस विद्युत धारा से चालित होता हो। ये आपका एक गैल्वेनिक सेल है। ये हमने पिछले इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जिसका लिंक दिया हुआ है, आपको अच्छा लगे तो देखना। अब हमको ये पढ़ना है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी इस तरह के विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब जरूर उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विभव का अंतर है, दैट मीन्स विभवांतर है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होना इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रखा है, विभवांतर हो रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का विभव अलग है और इस इलेक्ट्रोड का विभव अलग है। अब ये इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसको अपन को देखना है। तो देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई Zn की इलेक्ट्रोड इस ZnSO4 के विलयन में डिप की हुई होती है, तो Zn अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn+2 आयन में बदल जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या आएंगे, Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn+2 आयन आ जाएंगे। किससे? Zn से। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn+2 आयन बनाए हैं। वो इलेक्ट्रॉन तो इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे, लेकिन आयन जो होंगे वो विलयन में आ जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोड ने क्या किया है, Zn+2 आयन दिए हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और Zn इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस परिपथ में प्रवाहित होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे। तो इधर इलेक्ट्रॉन है आ रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को देख करके यहाँ विलयन CuSO4 का है, जिसमें Cu+2 आयन मौजूद है और SO4-2 आयन भी मौजूद है। लेकिन इन आते हुए इलेक्ट्रॉनों को देख करके धनायन इसकी तरफ भागेंगे और वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा ये कि Cu+2 आयन जो विलयन में मौजूद है, ये आने वाले इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu सॉलिड के रूप में अपचयित हो जाएंगे। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और यहाँ इस इलेक्ट्रोड पर इधर से इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ धनायन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड पर तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड के द्वारा और यहाँ ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड के द्वारा और यहाँ ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड ने क्या किया है, Zn+2 आयन का त्याग किया है, जिससे इस विलयन में Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ गई। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड इस विलयन में डूबा हुआ है। इस विलयन में इस इलेक्ट्रोड ने कौन से आयन त्याग की है, Zn+2 आयन त्याग की है। Zn+2 आयन तो ऑलरेडी ZnSO4 में मौजूद है
और ऊपर से और Zn+2 आयन आ गए, तो विलयन कैसा बन गया, विलयन धनावेशित बन गया, विलयन धनावेशित बन गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ ठहरे, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर ही ठहर गए, इकट्ठे हो गए। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ और धनायन यहाँ। तो अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच में एक आवेश का पृथक्करण है, एक चार्ज सेपरेशन है। एक पॉजिटिव चार्ज्ड विलयन और नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के बीच में एक आवेश का पृथक्करण है, जिसकी वजह से उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आवेश के पृथक्करण के द्वारा, पृथक्करण के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए आ रहे थे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए आ रहे थे तो आप देख रहे थे कि ये इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड पर कौन से विलयन की कौन से आयन गए थे, इलेक्ट्रोड की तरफ धनायन गए थे। धनायन इस तरफ चले गए तो विलयन में तो दोनों प्रकार के आयन मौजूद है, CuSO4 भी मौजूद है, Cu+2 भी मौजूद है और SO4-2 आयन भी मौजूद है। जब ये सारे आयन इस तरफ चले जाएंगे तो शेष इस विलयन में कौन से आयनों की आधिक्य हो जाएगा, आप कहोगे ऋणावेशित आयनों का आधिक्य हो जाएगा। और धनावेशित आयन किसकी तरफ मूव करने लगेंगे, आप कहोगे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एक आवेश का पृथक्करण हो रहा है। विलयन ऋणावेशित और इलेक्ट्रोड धनावेशित हो रहा है। जहां आवेश का पृथक्करण होता है वहां पे उत्पन्न विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि आवेश के पृथक्करण के कारण उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब भाई बात तो ये हुई कि ये तो हो गए इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रिया कौन सी हुई है, तो जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आप कहते हो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए इस विभव को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का Zn+2 आयनों ने त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए, Zn+2 आयन विलयन में आ गए, जिसकी वजह से एक आवेश का पृथक्करण हो गया और इस आवेश के पृथक्करण की वजह से उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ पे क्या हुआ था कि Cu+2 आयन विलयन की तरफ चले गए थे, इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और जहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है तो उस दौरान उस वजह से उत्पन्न विभव को हम क्या कह देते हैं, अपचयन विभव कह देते हैं। तो ये तो हो गया भाई अपचयन विभव। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड किसी भी विलयन वैद्युत अपघट्य में डूबा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत अपघट्य में डूबा हुआ है और वहां पे इस इलेक्ट्रोड के द्वारा किसी भी प्रकार के आयनों को ना तो अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहे हैं, ना कोई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोड जो होगा वो नल इलेक्ट्रोड कहलाएगा, शून्य इलेक्ट्रोड कहलाएगा और इसका विभव भी शून्य विभव होगा। तो हम इसको नल इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिस तरफ ना तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा, और ना ही ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये 3 प्रकार के विभव होते हैं, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव और नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान में रखना है कि ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। वैद्युत अपघट्य में डूबा हुआ है लेकिन कोई आकर्षण या कोई प्रकार का इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना की क्रिया नहीं हो रही है। अब एक वर्ड आता है, अब वो वर्ड क्या आता है कि आपको ऐसे कह दे, इसी नाम के आगे ऐसे लगा दे मानक, मानक लगा दे, तो यह मानक शब्द लगते ही हम कहते हैं कि क्या होगा, उस विभव को क्या बोलेंगे। तो जब मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ हो तो आपको ध्यान रखना ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही है, चाहे ऑक्सीकरण विभव की हो, चाहे अपचयन विभव की हो, चाहे नल इलेक्ट्रोड की बात हो, बस
याद इतना रखना है कि अगर मानक इलेक्ट्रोड पूछे तो ध्यान रखना कि कंडीशन मानक होगी। और मानक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि 298 केल्विन तो टेम्परेचर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, और एक बार दाब हो, प्रेशर हो, और एक इकाई सांद्रता हो, इकाई सांद्रता का विलयन हो, इकाई सांद्रता का विलयन हो, यानी विद्युत अपघट्य जो ले रहे हैं उसकी सांद्रता इकाई हो, और वायुमंडलीय दाब एक बार या एक एटीएम हो, और वातावरणीय जो तापमान है, कमरे का तापमान जो है वो 298 केल्विन हो। इन परिस्थितियों में अगर आप ऑक्सीकरण विभव निकालेंगे तो उसको बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, और अगर अपचयन विभव निकालेंगे तो उसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव। यानी कि मानक परिस्थितियां होगी तो हम कह देंगे ये मानक ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया हो गई है। ध्यान रखना कि अगर किसी का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक हो तो उसका अपचयन विभव धनात्मक होगा, या इसका विपरीत भी हो सकता है। किसी का अपचयन विभव धनात्मक हो तो उसका ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक ये धनात्मक तो वो ऋणात्मक हो सकता है। जैसे ये कहा जाता है कि Zn का ऑक्सीकरण विभव जो है वो आपका +0.76 वोल्ट होता है, तो इसका अपचयन विभव जो होगा वो -0.76 वोल्ट होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। अब जो इलेक्ट्रोड विभव जो है यानी ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव जो है, ये मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो उस विलयन यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, और उस इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, एवं उस विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रकृति पर। यानी कि एक तो किसकी प्रकृति पर हो गई, आपके इलेक्ट्रोड की प्रकृति और विलयन की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, और दूसरी हो गई विलयन की यानी विद्युत अपघट्य की सांद्रता, और तीसरा हो गया आपका ताप, जो विद्युत अपघट्य या सिस्टम ले रखा है उसका टेम्परेचर कितना है। इन 3 बातों पर निर्भर करता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। ये कहा जाता है कि किसी का भी इलेक्ट्रोड विभव तुम्हें अगर ज्ञात करना है तो तुम संदर्भ इलेक्ट्रोड से ज्ञात करोगे। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा SHE को लिया गया संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका सुरक्षा से अपचय जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 मान लिया गया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया और यहाँ से इन पूरे सेल का सेल विभव निकाला, ठीक है, तो उसका सेल विभव निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका विभव 0 होता है, और फिर उसके सापेक्ष किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, जैसे मान लो Zn को ही जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे इसका विभवांतर निकाला। तो इसका विभव और इसके विभव का जो अंतर बताएगा वोल्टमीटर, वो विभवांतर होगा, पूरे सेल का विभव होगा, लेकिन इसका विभव तो आएगा 0। इसका विभव, इस इलेक्ट्रोड का विभव तो है 0, और इसका विभव जो होगा वही सेल का विभव होगा। वो कैसे ज्ञात करते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे, और ये किस यूज में आता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया सुरक्षा से, यानी जिसका ई इलेक्ट्रोड जो है वो क्या माना गया है, ई इलेक्ट्रोड माना गया है, वो 0 मान लिया गया है। अब इसका इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 0 माना गया है। अब ये SHE होता कैसे डिजाइन में है, इसकी डिजाइनिंग क्या होती है, तो अपन कहेंगे एक बड़ा सा पात्र है जिसमें HCl भर रखा है, जिसकी सांद्रता 1m या 1n है, ठीक। तो 1m या 1n HCl का विलयन ले लिया, और उसके अंदर क्या किया, एक प्लेटिनम के तार से यहाँ आयताकार प्लेटिनम पत्र ले लिया गया, जोड़ दिया गया, और इसके ऊपर एक महीन कांच की नलिका फिट कर दी गई। ये महीन कांच की नलिका फिट कर दी गई जिसके अंदर इस इलेक्ट्रोड को, इस प्लेटिनम के तार को फ्यूज किया हुआ है, और इसके अंदर भर रखा है मरकरी, Hg भर रखा है ये, और इसके साथ में कोई चालक तार को जोड़ दिया गया है जिसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जा सके।
फिर क्या किया गया, इसको पूरे एक ऐसे ग्लास ट्यूब में पैक कर दिया गया। इस तरह इस डिजाइन का ग्लास ट्यूब है जिसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है, और यहाँ पर इस टाइप के डिजाइनिंग करके और फिर यहाँ से H2 गैस को पास किया गया है। कौन सी कंडीशन में, एक एटीएम दाब पर या एक वायुमंडलीय दाब पर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को पास किया गया। किस पर, इस इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर पास किया गया है, जिसके नीचे एक प्लेटिनम का ही पत्र लगा हुआ है जो किस में डूबा हुआ है, 1M HCl के विलियन में। ये जो इलेक्ट्रोड बना है ये एक अर्ध इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल है, कंप्लीट सेल नहीं है। इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। अब इसमें पहली बात, जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये HCl है जिसमें कौन कौन से आयन मौजूद है, H+ और Cl आयन मौजूद है इस विलियन में। यहाँ से कौन सी गैस पास की गई है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर H2 गैस पास की गई है। तो आप बताइए, जब H2 गैस इस पर पास की जाएगी तो H2 गैस क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ आयन में बदल जाएगी। मतलब यहाँ से जैसे हाइड्रोजन गैस आएगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। वो इलेक्ट्रॉन तो इसी इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे, लेकिन H+ क्या होंगे, विलियन में आ जाएंगे, इस विलियन में। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये H+ यहाँ इस विलियन में H+ आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसी के ऊपर, इसी इलेक्ट्रोड पर रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो भाई विलियन में पहले से कौन से आयन मौजूद है, H+ आयन मौजूद है, और H+ आयन आ गए तो उन इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इधर गमन करेंगे, या यूं कह दो यही करेंगे। अब विलियन में आ गए H+ तो पता थोड़ा चलता है कि वही आया है कि कोई दूसरा आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्रिया ये हुई है ना कि हाइड्रोजन गैस आई है, इलेक्ट्रॉन दान किया है, H+ आयन इधर आ गया, इधर H+ ये इलेक्ट्रॉन डूबा हुआ तो H+ की ही विलियन में H+ और Cl- में तुरंत H+ आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देखते ही ये इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करेगा और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब क्या होगा ये कि जैसे ही H+ आयन क्या करेंगे, उस निकलने वाले विलियन के H+ आयन उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे, और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से बुदबुदे के साथ में इधर से निकलती रहेगी, इधर से बुदबुदाहट के साथ में अतिरिक्त एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो गैस अपचयित हुई है वो इधर से निकलने लगेगी। ये क्रिया होगी यहाँ पे। तो हम इन दोनों को प्रदर्शित कैसे करें, तो हमने कहा कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोवाइड की, H2, कौन से इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम के, किस में बदल गया वो, H+ में। तो हम उसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, H2 गैस पास की जो H+ में बदली, और किस पर पास की, प्लेटिनम के जो कि सॉलिड इलेक्ट्रोड है। ये काम हुआ, तो इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर यहाँ विलियन वालों ने क्या किया, विलियन के H+ आयन गए इलेक्ट्रोड की तरफ, क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किस में परिवर्तित हुए, H2 में। कौन सी इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर। तो आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो, H+ आयन विलियन के H2 में बदल जाते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोड पर जाकर के, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर जाकर के। ये इनका हाफ सेल प्रदर्शन हो गया। क्या हो गया, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल नोटेशन हो गया। अब ये क्रिया यहाँ पे हुई है, इस इलेक्ट्रोड का विभव जो है वो स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय सहमति से कितना मान लिया गया है, 0 मान लिया गया, 0 मान लिया गया है। अब ऐसा इलेक्ट्रोड मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में ये Zn का एक इलेक्ट्रोड है जो कि ZnSO4 विलियन में डूबा हुआ है, और यहाँ पे आपने ये लगा दिया SHE जिसका विभव कितना है, 0 है, जिसका विभव 0 प्रदर्शित किया जाता है, माना जाता है। ये रहा आपका प्लेटिनम पत्र, ये रही इस पर H2 गैस जो इस पर पास होगी, और ये भरा हुआ है HCl के विलियन में जिसकी सांद्रता 1m है। इसको इस चालक तार से जोड़ दिया गया है, ये जो चालक तार है इससे इसके साथ में जोड़ दिया गया, यहाँ पे विभव मापी लगा दी गई है जिसके द्वारा अपन इसका विभव निकालेंगे। अब अपन कहेंगे कि जैसे ही इसका सेल विभव निकालेंगे, यानी पूरे सेल का विभवांतर निकालेंगे, तो सेल का विभव निकालने का तरीका तो यह है, ई सेल बराबर
ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही लिखते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो विभव का मापन करेगा वो तो पूरे सेल का विभव निकालेगा। मान लीजिए इसने का विभव आया, सेल विभव आया 0.676 वोल्ट और ई कैथोड, अब बताओ कैथोड के रूप में हमने ले रखा है SHE जिसका विभव कितना है 0, माइनस ई एनोड, एनोड का विभव जिसका विभव हमें पता नहीं है। यानी इसने तो पूरे सेल का विभव निकाला है और वो हमने यहां से देख करके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करके यहां पे लिख दिया। और वो मान लीजिए Zn के लिए कितना आता है 0.76 वोल्ट आता है जब निकालते हैं तो। और इसका कैथोड का सुरक्षा से कितना माना गया, SHE लिया गया यहाँ पे और SHE को कैथोड के रूप में लिया, इसका कितना हो गया 0। तो माइनस क्या बचा एनोड, एनोड किसका लिया हुआ है, एनोड लिया हुआ है आपके पास में जिंक का। तो अब आप बताओ 0.76 वोल्ट किसका आ गया, 0 माइनस 0 ये तो हो गया माइनस एनोड का, यानी कि एनोड का विभव आपके पास में आ गया, एनोड का विभव आ गया माइनस 0.76 वोल्ट आ गया। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस सेल में इस इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकते हो। एक्चुअल में इस उपकरण ने दिया तो पूरे सेल का विभव था, लेकिन इधर वाले का इलेक्ट्रोड विभव शून्य था। तो इधर का शून्य था और टोटल अपन ने दोनों का अंतर निकाला तो वो सेल विभव जो आया वो 0.76 वोल्ट आया। वो वास्तव में उस पूरे सेल का विभव था या किसी एक ही इलेक्ट्रोड का विभव था, किसी एक ही इलेक्ट्रोड का विभव था। इस प्रकार से हमने इस इलेक्ट्रोड विभव को निकाल लिया। तो क्या ऐसे हम कई सारे धातु के इलेक्ट्रोड लेकर के, अलग अलग इलेक्ट्रोड लेकर के उनका इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। और इस तरह से निकाल करके एक विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर ली गई। क्या तैयार कर ली गई? विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार कर ली गई, जिसमें हमें यह पता चल जाता है कि कौन से किस इलेक्ट्रोड का कौन कितना विभव पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? फिर हमने पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक में इलेक्ट्रोड विभव में परिस्थितियां ये होती है, मानक परिस्थितियां 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm दाब और 1 मोलर कंसेंट्रेशन। फिर इसके बाद में अपन ने बात की SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो किस तरह से काम करता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है और उसकी सहायता से हम धातु का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना। अरे भाई अच्छा लगे तो कर देना, नहीं कोई जरूरी नहीं है, है ना।